पालिका के कचरा वाहन ने बच्ची का पैर कुचला, परिजनों में आक्रोश। नगर पालिका के कचरा वाहन चलाने वाले ने सोमवार के प्रातः चंबल मार्ग पर एक बालिका को टक्कर मार दी, जिससे बालिका का पैर फ्रैक्चर हो गया। उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद अस्पताल कर्मी और परिजनों के बीच भुगतान को लेकर नोकझोंक हुई। पीड़ित परिवार को एम्बुलेंस न मिलने पर एक निजी वाहन से सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहां भी एम्बुलेंस नहीं मिली तो एक निजी वाहन से परिजन उपचार के लिए उज्जैन लेकर पहुंचे। नगर पालिका के कचरा वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर सोमवार की प्रातः लगभग 11 बजे BSNL टावर के सामने ईरम पिता नईम शेख को टक्कर मार दी, जिससे ईरम का पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। दादी शकीला ने आरोप लगाया कि वाहन चालक शराब के नशे में था। टक्कर मारने के बाद मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी नगर पालिका अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को देने के बाद भी कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। मामले को गंभीरता से लेते हुए जनसेवा हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने ईरम को प्राथमिक चिकित्सा दी। अस्पताल के मेडिकल पर भीड़ होने के कारण हेमलता तोमर ने वैकल्पिक रास्ते से इंजेक्शन उपलब्ध करवाया। मेडिकल स्टाफ ने बच्ची के पैर पर ड्रेसिंग किया और रेफर कर दिया। जनसेवा हॉस्पिटल से एम्बुलेंस न मिलने पर युवक राजेश शर्मा अपने निजी वाहन से घायल बच्ची को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली तो निजी वाहन से परिजन उपचार के लिए उज्जैन के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। 2 घंटे हो गए हमारे को अस्पताल में, अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई नगर पालिका वाला सिवा गौरव के एक भी नहीं आया है। कोई भी कि क्या है, उस बच्ची जिंदा है कि मरी है कि क्या हुआ है, ना उसको पेश करा है अभी तक। कौन है गौरव? कौन है गौरव? गौरव हमारा पार्षद है, गोपाल यादव जी का लड़का। अच्छा। वो आया हमारे को घर संबंधी बना बोल के, मतलब के हिम्मत देने के हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्या उसके अलावा कोई भी नहीं आया है अभी तक। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम हमारी बच्ची अच्छी होना चाहिए और क्या चाहते हैं? ना रिपोर्ट लिखी है अभी तक, इसका दादा वही बैठा है, और ना ऐसो को पियक्कड़ को रखना है। अब एक भी पूरी जांच होनी चाहिए उनकी, सबकी ड्यूटी चढ़ते हैं तो जांच करवाना है, उतरते हैं तो जांच करना है उनकी। सारे पियक्कड़ बैठे हैं पूरी नगर पालिका में, सारे पियक्कड़। ये कहाँ पे वाहन चला रहे वो पियक्कड़ है? ऑफिस वाले भी होंगे क्या मालूम। सीओमा साहब में भी दम नहीं है इतना कि सीओमा साहब उसको बुला के वहाँ पेश कर सकते हैं। सीओमा साहब का एक बार फोन भी नहीं आया है। अरे 2 घंटों का मैं क्या 2 घंटा बैठा है? मेरा देवर बैठा है वहाँ, इसका छोरी का दादा, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ। रिंग रोड फाटक पर पाउडर से भरा हुआ ट्राला पलटा। रिंग रोड स्थित रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन सड़क के कारण डायवर्शन रोड बनाया गया है। डायवर्शन रोड की गुणवत्ता निम्न होने के कारण आए दिन भारी वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सोमवार की दोपहर में राजस्थान से स्थानीय उद्योग में पाउडर की गठान लेकर आने वाला ट्राला क्रमांक RJ31GA7987 पलटी खा गया। दुर्घटना के दौरान ट्राला 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई। ट्राला चालक के अनुसार रिंग रोड पर निर्माणाधीन सड़क के कारण डायवर्शन मार्ग से ट्राला लेकर निकल रहे थे कि बारिश के कारण मिट्टी फिसल गई, जिससे ट्राला पलट गया। ट्रॉले के अंदर राजस्थान की एक कंपनी का पाउडर भरा हुआ था, जो स्थानीय उद्योग में लाया जा रहा था। मिस्त्री कहना मैं 3000 रुपये लूंगा, 2000 में लेबर है, बाकी मटीरियल दे पैसे, मतलब यार जेड़ा बेच। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने रक्षाबंधन को दृष्टिगत रखते हुए अगस्त माह का अग्रिम वेतन भुगतान किया। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि अमूमन नगर पालिका कर्मियों को प्रति माह 5 तक वेतन भुगतान किया जाता है, लेकिन 30 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए 155 अस्थायी नगर पालिका कर्मियों को 63,18,346 रुपए, 473 अस्थायी व दैनिक वेतन भोगियों को 40,12,209 को वेतन सोमवार की शाम को खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि रक्षाबंधन से पहले वेतन का भुगतान हो सके। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार, निश्चित इस पवित्र त्योहार पे
हर बहन अपने भाई के यहाँ जाती है और इस आस में जाती है कि जब मैं मेरे भैया के यहाँ जाऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे शगुन में बहुत सारी ऐसी खुशियाँ तोहफे मिले। और उसके लिए हम सब देखते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए हर व्यक्ति की ये विशेषता रहती है कि कहीं ना कहीं जो उनमें खर्च करने की क्षमता के लिए जो भी उनका पारिश्रमिक या वेतन है वो समय पर मिल जाए। चूँकि इस बार रक्षाबंधन 30 तारीख बुधवार को आ रहा है और हमारे यहाँ नागदा नगर पालिका में, और मैं तो ये कहूँगा कि समस्त शासी कर्म ऑफिस में लगभग जो सैलरी बढ़ती है वो लगभग 2 या 3 तारीख को बढ़ती है। चूँकि हमें कर्मचारी हमारे यहाँ पर ज़्यादातर विशेषकर महिलाएं कर्मचारी बंधु हैं और हमारी कर्मचारी बंधु सब ने कहा था कहीं ना कहीं राखी के त्यौहार पे थोड़ा सा जल्दी से वेतन पारिश्रमिक हो जाए। हमने हमारी पूरी परिषद निर्णय लिया कि हम हमारे जितने भी हमारे जो साथी हैं उनको समय पे भुगतान, समय से पूर्व भुगतान कर दें। उसी कड़ी में आज नगर पालिका में हमारे अकाउंटेंट और हमारे कर्मचारियों ने सुबह से मेहनत किया और आज हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उसमें 155 तो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं जिनको लगभग 64 लाख के आसपास का भुगतान होगा। ऐसे ही हमारे अस्थायी 473 कर्मचारी है, उनको 40 लाख के आसपास का उनका वेतन हम आज ही तुरंत हमने बैंक में भेज दिया। लगभग कल सुबह तक उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। मेरा कहने के मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद जब से नागदा शहर में आई है तब से लेके आज तक हर एक, चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो या छात्र हो, सबके हित के लिए सोचती है। और उसी में चूँकि नगर पालिका परिषद के हमारे साथी हैं, रक्षाबंधन से पूर्व ने उनका पारिश्रमिक, उनका वेतन मिल जाए ताकि कुछ राखी बना सके। इसके लिए हमारी नगर पालिका परिषद के सब साथियों ने आज निर्णय लिया था और हमने उसी कड़ी में आज तुरंत ही यह पेमेंट लगभग हमारे सभी कर्मचारियों के खाते में डाल दिया। क्योंकि वैसे भी स्थायी जो कर्मचारी है उनका वेतन 2 या 3 तारीख को होता है, हम लगभग कल ही दे देंगे। और हमारे दैनिक वेतन भोगी जो हैं उनकी 5 या 6 तारीख को सैलरी होती है, लेकिन हम कल ही दे रहे हैं ताकि हमारे जितने भी बंधु हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस नागदा नगर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने में हमारे साथ सहयोग करते हैं। आज ये बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी द्वारा जो स्थायी कर्मचारी हमारी नगर पालिका में 155 हैं जिनका वेतन 63 लाख के समथिंग बैंक में जाता है, जो 2 और 3 तारीख को बैंक में इनका वेतन जाता है। हमारे अध्यक्ष जी ने सोचा कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके लिए उनने आज ही उनके वेतन उनके बैंक में खाते में डलवा दिया गया है। ऐसे हमारे अस्थायी कर्मचारी 473 हैं जिनका वेतन करीब 40 लाख के समथिंग है, उनका भी वेतन आज ही बैंक में हमारे अध्यक्ष जी ने संतोष ओपी गहलोत जी ने डलवा दिया गया है। क्योंकि महिला होने के नाते उनको समझ में आता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार एक बहनों के लिए बहुत बड़ा ये रक्षाबंधन का त्यौहार है। इसके कारण से जल्दी उनके खाते में वेतन जाएगा ताकि वो रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाए। ऐसी हैं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी। और इसी कार्यक्रम के आज हमारे बीच नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, हमारे पार्षद भाई सतीश जी, ये सभी आज उपस्थित हुए। मैं सभी को, नगरवासियों को पुनः इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अभिभाषकों ने रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। अभिभाषक संघ के तत्वाधान में सोमवार की शाम को न्यायालय परिसर से सीएसपी ऑफिस तक वकील रैली के रूप में पहुंचे। सीएसपी को संबोधित ज्ञापन टीआई को सौंपा, जिसमें अभिभाषक मोदी के मोबाइल की जांच कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई। 7 दिन के अंदर अगर खुलासा नहीं हुआ तो वकीलों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। पूर्व अध्यक्ष हमारे सबके प्रिय साथी भाई सुशील मोदी का कल एक घटना के तहत निधन हुआ। उस घटना के दौरान थाना नागदा के थाना प्रभारी बुदोलिया जी ने जो मोबाइल जब्त करा है वो पुलिस की जब्ती में है। परिवार के अंदर या अभिभाषक साथियों के अंदर ये चर्चा है कि उनकी किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। परिवारजन का ये कहना है कि कभी परिवार में उनके संबंध में कोई विवाद नहीं, संयुक्त परिवार है। कोई भी घटना का कदम ये जो उठाया गया है उसके संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के कब्जे में जो मोबाइल है वह राज अवश्य खुलेगा। हमारा यह निवेदन है कि पुलिस ने जो मोबाइल जब्त करा है उसकी CDR निकलवाए
उसके अंदर जो भी चैटिंग हो, फोटो हो, उसके अंदर उसके आधार पर अतिशीघ्र दोषी व्यक्ति का नाम यदि पाया जाता है तो उसे उजागर करे। इसके साथ ही हमारे ही अभिभाषक संघ नागदा की सदस्य मैडम सपना जटिया के परिवार के साथ में एक घटना 15/7/2023 के दिन हुई। इनके पिताजी गोवर्धन लाल जी जटिया को एक नंबर से फ़ोन किया गया। फ़ोन के अंदर ये कहा गया कि मैं सलमान भाई बोल रहा हूँ और 25 लाख रुपए यदि दे देना, बहुत ज़्यादा कमा रहे हो आप। बोले 25 लाख रुपए दे देना, नहीं तो आपके जो है इकलौता बेटा है उसको टपका देंगे। 15/7/2023 के घटना के संबंध में उन्होंने तत्काल पुलिस थाना नागदा के अंदर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 1 अगस्त 2023 तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, केवल रिपोर्ट दर्ज करके और सो गई। 1/8/2023 के दिन जटिया समाज नागदा के द्वारा यहीं पर इसी स्थान पर CSP महोदय को और जो भी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे उन्हें ज्ञापन दिया गया। 1/8/2023 के बाद आज 28/8/2023 हो गई है, लेकिन उस घटना का भी आज तक खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। आज अभिभाषक संघ नागदा अपने दोनों ही साथियों की घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस से यह मांग करते हैं कि अतिशीघ्र दोनों घटनाओं का पर्दाफाश करके उसे नगर की जनता के सामने सार्वजनिक करे। साथ ही अभिभाषक संघ नागदा ये चेतावनी देता है कि अगर 7 दिन के अंदर यदि इस दोनों घटनाओं का खुलासा, पर्दाफाश, राजफाश यदि पुलिस के द्वारा नहीं किया गया तो अभिभाषक संघ नागदा के सभी सदस्यों को अपनी न्यायिक मांगों के लिए, अपनी मांगों के लिए सड़क के ऊपर उतरना पड़ेगा। और जो भी व्यवस्था इससे यदि नगर की प्रभावित होती है तो उसकी सारी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अभिभाषक संघ नागदा के द्वारा जो ज्ञापन दिया जाएगा उसका वाचन अभिभाषक संघ नागदा के पूर्व अध्यक्ष राजेश जी तिवारी करेंगे। नागदा ज्ञापन पत्र अभिभाषक संघ नागदा के सदस्य श्री सुशील मोदी अभिभाषक जी की संदिग्ध मौत की जांच किए जाने एवं दोषियों पर प्रकरण दर्ज किए जाने के संबंध में ज्ञापन पत्र। उपरोक्त विषयांतर्गत अभिभाषक संघ नागदा निम्नानुसार ज्ञापन प्रेषित करता है कि अभिभाषक संघ नागदा के सदस्य तथा अभिभाषक संघ नागदा के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुशील मोदी जी की लाश कल दिनांक 27/8/2023 को कोटा लाइन पर संदिग्ध अवस्था में पड़ी मिली तथा उनका शव क्षत विक्षत हो चुका था तथा पुलिस द्वारा सुशील मोदी जी अभिभाषक का मोबाइल व अन्य सामग्री जब्त कर उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। सुशील मोदी अभिभाषक संघ के वरिष्ठ सदस्य होकर सुशील व सौम्य तथा सांस्कृतिक शांत प्रकृति के अभिभाषक थे। उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी व रंजिश नहीं रही, लेकिन कल दुर्भाग्यवश रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने प्राप्त की है, जो कि बड़े ही दुख का विषय है। हाल ही में उनके पुत्र का ITI बेंगलुरु में एडमिशन हुआ। कल रात्रि को उन्हें पुत्र को छोड़ने के लिए बेंगलुरु जाना था, किंतु उनके साथ गंभीर दुर्घटना घटित हुई है। सुशील मोदी अभिभाषक की मृत्यु के संबंध में पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल से प्राप्त व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस तथा घटना के ठीक पूर्व विगत दिनों की कॉल डिटेल की सूक्ष्मता से साइबर सेल के माध्यम से जांच करवाई जाए। दुर्घटना कारित करने वाले दोषियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। यह कि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विगत दिनों अभिभाषक संघ नागदा की सदस्या सपना जटिया एडवोकेट के पिता श्री गोवर्धन लाल जटिया को भी कुछ गुंडों द्वारा फोन कर फिरौती के रूप में मोटी रकम मांगी गई थी और पुलिस द्वारा तत्समय अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। किंतु बड़े ही दुख का विषय है कि अपराध में पुलिस द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही उसकी कोई जांच की जा रही है, न ही आरोपी का पता लगा पाई है। पुलिस द्वारा अज्ञात रिपोर्ट दर्ज कर अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली है, जो कि नगर की कानून व्यवस्था के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं है। यह कि अभिभाषक संघ नागदा के सदस्यों के साथ विगत दिनों लगातार धमकियों सहित कई आपराधिक घटनाएं कारित हो रही है, किंतु पुलिस द्वारा उक्त लापरवाही पूर्वक आरोपियों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली से अभिभाषक संघ नागदा में रोष व्याप्त है। अतएव उक्त ज्ञापन पत्र के माध्यम से अभिभाषक संघ नागदा महोदय से मांग करता है कि आगामी 7 दिवस में अभिभाषक श्री सुशील मोदी जी की मृत्यु की सूक्ष्म जांच कर दोषियों पर प्रकरण दर्ज किया जाए तथा संघ की सदस्य सपना जटिया के पिता से मांगी गई फिरौती के संबंध में भी जांच की जाए तथा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण, इन दोनों प्रकरणों की निष्पक्षता से जांच की जाए तथा आरोपियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए।
इन 7 दिनों में यदि ऐसी कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाती है तो अभिभाषक संघ नागदा को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और न्यायिक मांग के लिए एक लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, जिससे उत्पन्न समस्त परिणामों का उत्तरदायित्व पुलिस प्रशासन का होगा। धन्यवाद। इसके ऊपर हम करेंगे वो अभी हम उस चीज़ को सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कर रहे हैं। उसमें मिले हैं कुछ तथ्य ऐसे मिले हैं जिससे पता पड़ेगा कि उनकी किन परिस्थितियों में, प्रथम दृष्टया तो यही है कि वो सुसाइडल केस है, लेकिन किस परिस्थितियों में हुई है उसकी जाँच उपरांत हम आपको बताएंगे, शीघ्र ही बताएंगे। जटिया वाले मामले में जो इस फ़ोन नंबर से कॉल आया था, उस फ़ोन नंबर की हमने डिटेल्स और लोकेशंस वगैरह निकाली है, किसके नाम पर वो है। वो कहीं राजस्थान की किसी पार्ट का आ रहा है, क्योंकि राज्य के बाहर हमको जब बल भेजना होता है तो हमें DIG साहब की अनुमति लेनी होती है। उस अनुमति के लिए हमने पत्र लिख दिया, अनुमति भी हमको मिल गई है। हम शीघ्र उसमें बल भेज देंगे वहाँ पर और आगे पता करेंगे। तो 7 दिवस का अवसर संघ की तरफ से दिया गया है। यह समय बीतने के बाद में अभिभाषक संघ स्वतंत्र रहेगा, वो चाहे जो कदम उठाएगा उससे समस्त जो परिस्थितियाँ निर्मित होगी पुलिस प्रशासन स्वयं देखेगा। सर इसके हाँ वो आए थे मेरे पास, उस जमाने समाज के लोगों ने भी ज्वाइन करने के 2-4 दिन बाद आए थे, हो जाएगा। उसको लेकर एक सार्वजनिक रूप से भी उसको जाहिर किया जाना आवश्यक है। श्रीमान एक वकील के संदर्भ में मामला है और इस तरह से अगर कुछ जो भी हम नहीं कह रहे हैं कि इसमें क्या, पर जो भी शोषण या आर्थिक शोषण के मामले इस तरह आड़ में हो रहे हैं वो सार्वजनिक होना चाहिए। सब वो दोषी बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उसको हम सार्वजनिक भी करेंगे, इसी तथ्य हमारे सामने आते हैं। स्थापना के बाद पहली बार बेलाग्राम थाने की जिम्मेदारी महिला TI को। मंदसौर रतलाम जिले में पदस्थ रह चुकी पिंकी आकाश थाने की नई प्रभारी। अपराधों व नशे की अवैध गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहे बेलाग्राम थाने की कमान महिला TI को मिली है। चौकी से थाना बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। यहां नवागढ़ TI के रूप में पिंकी आकाश ने रविवार देर रात करीब 9:30 बजे पदभार ग्रहण किया। 2012 में सीधे सब इंस्पेक्टर बनने के बाद 2021 में TI बनी पिंकी आकाश मंदसौर रतलाम जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ रही हैं। TI बनने के बाद उज्जैन जिले में वे पहली बार ड्यूटी कर रही हैं। ज्वाइनिंग के बाद TI ने विशेष चर्चा की, बोली अपराधों पर अंकुश लगाना प्राथमिकता होगी। जमीनी स्तर पर काम करके जनता में पुलिस के प्रति भरोसा पैदा करके पुलिस की बेहतर छवि को कायम करेंगे। नशे जैसी अवैध गतिविधियों से भी सख्ती से निपटने की बात TI ने कही। वार्ड क्रमांक 25 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वृहद बैठक विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में आहूत की गई। विधायक गुर्जर ने कहा कि विधानसभा में जीत हासिल करने के लिए भाजपा कांग्रेस मतदाताओं के नाम सूची से कटवा देती है, जिससे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें सजग रहकर मतदाता सूची का अध्ययन करना है और अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम जुड़वाने हैं। तो निश्चित से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी सफलता दिखा रहे हैं। आपकी विधानसभा में काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं। हम सबका एक लक्ष्य है कि किसी प्रकार से आपको भाषा से विभाग भी लेना है। इसके लिए लगातार प्रयास आपको माध्यम से हम कर ही रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से कांग्रेसों के वोट घटाए जाए, उनके वोटों को दूसरे स्थान पर स्वीकृति दिया जाए और जहाँ पर कांग्रेस के वर्कर है और किस तरह से उनके वोटों को कम किया जाए। यदि एक बड़ा परिवार है तो उसमें से एक दो के नाम काट दिया जाए। तो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है, हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी 2013 में भी उन्होंने इसी प्रकार से करा था और जो 18 में करीब 16,000 भर्ती नाम हमने कटवाए थे। भारतीय जनता पार्टी आप लोग मैंने जो बोला कि जो जितने भी सरकार आ रहा है सब के सब ये कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसका परिणाम आप लोग देख ही रहे। शिवराज मामला की लगातार घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं। कभी 1,000 रुपये की बात कर महिला की बात करी, वो योजना की हिमाचल प्रदेश से उन्होंने चुन रही है। एक कमलनाथ जी ने कहा कि हम इस योजना को लागू करेंगे, 1500 रुपये देंगे। शिवराज मामला ने तत्काल योजना लागू करके ये करा। अभी आज सिलेंडर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो बातें कही है कि हम बिजली फ्री देंगे, तो 100 यूनिट देंगे। आप लोगों को पता
जो कमलनाथ जी सरकार थी 100 रुपये सबके आते थे, हर जाति के लोगों के आते थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये 2 बिल आने आप लोगों ने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पैसा देती है तो हिसाब से नहीं देती। आप देखो पेट्रोल के भाव क्या हो गए, डीजल के भाव क्या हो गए, आपके तेल मीठा तेल के भाव क्या हो गए, सोयाबीन के भाव क्या हो गए, दालों के भाव क्या हो गए, आप सब देखो के सामान के भाव क्या तो पहुँच गए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बात करती है कि महंगाई कम करें, इसी बात में इसमें बाबा रामदेव सभी बोल सकते आप लोग आप महंगाई भारतीय जनता पार्टी की कोई बात नहीं करते, की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, चीन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी जो करते हैं इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और जहाँ तक आप लोग देखते कोरोना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात के लिए बोला कि हमारे मजदूरों का निकालेंगे नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बिलासपुर में मोदी जी फंड 500 करोड़ रुपये दिए और हमारे यहाँ 5000 मजदूर को बाहर होता है। तो ये बात को सोचने समझने की आवश्यकता है। कहीं 5000 रुपये ठेकेदार मजदूर बाहर हो, हमें इसको विधानसभा कमीशन उठाना, उठाना हमको उसके जब सरकारी जिनके पक्ष में आप लोग देखें कि मंत्री जाता है जो पूरा जितना भी मजदूर विरोधी नियम कानून बने तो भारतीय जनता पार्टी शासन में बने, जो भारत शासन में मजदूरों में हित रक्षा के जो कानून थे उन सब कानूनों को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। वो पूरी बात को उद्योगपति के हाथ में दे दी। आप लोग सब देखते हो, देखते हो, हड़ाली सभी चल रहा है, वो सब क्यों चल रहा है? हमारे शासन में कोई उद्योगपति का नाम कहीं तक आता नहीं था, जब अपने हिमाचल से काम करते थे उस समय मजदूर भी पूछता, उद्योगपति भी पूछते, आपको उद्योगपतियों में से वो उद्योगपतियों को साइड में डाल दिया गया है। तो ये बात उसको समझने की विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी बेरोजगारी तो बढ़ रही है, हमारे जो आने वाले बच्चों की भविष्य के जो आपके देखे ट्रेन की बिक रही है, LIC बिक रही है, आपका तेल बिक रही है, रेलवे बिक रही है, सभी चीज़ों को आप पढ़ने मोदी सरकार बेच रही है। तो आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए नौकरी काम से जोड़ रहेगी। यदि आपको ये जब हमारा बच्चा कहीं एग्जाम देता है तो एग्जाम की भी बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने यह मध्य प्रदेश की बात करें, कितने एग्जाम कर रहे हैं उल्लंघन करके अपने पीछे के रास्ते में अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ड्यूटी बिठाना हुआ। एक ही केंद्र के सिलेक्शन हो गई, तो जो ईमानदारी से मेहनत करता है, जो माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखाता है, बड़ा होकर उसको मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, तो योग बच्चों को भी आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के कारण नौकरी नहीं मिल पा रही। जहाँ तक कर्नाटक 30% कमीशन था, आज 50% कमीशन की बात प्रदेश में हो रही है। तो ये काम कुछ नहीं कर रहा है, वो एक भ्रष्टाचार का राज खड़ा रखा है। आज हम नागरिक की बात कर रहे हैं, हम चाहते थे नागरिक जिला बने, यहाँ पर उद्योग समूह है, उद्योग समूह कभी नहीं चाहता यहाँ पर जिला बने। जब केजरीवाल ने तहसील लगाई थी उस समय भी हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हाईकोर्ट में पिटीशन लगवाई थी, हमने उसको जो कारण बनाया था उन कारणों को वापस जो उनका कारण था न्यायालय का अल्लाह हाईकोर्ट में सबमिट किया जाता है, उनको सबमिट करके हाईकोर्ट में तहसील में हमने आप लोगों के लिए आपको जाना पड़ता है यहाँ से। उसके बाद नेशनल जाना खुला है, बंगालों की छोटी जमीनों की रजिस्ट्री करने के लिए आपको हाथ में जाना पड़ता था, सुबह जाते थे रात को आते थे, तो साथ में होता है भाई रात को ले जाना पड़ता था, पैसे रस्ते तो उसके बाद हमने इसको करने की काम करें, हमें न्यायालय यहाँ पर खुलवा है, तो जितने भी आज विकास काम देखने को मिल जाए के कार्य हम सब लोगों के काम कराए और हमारी इच्छा के जिला बने। जब भी अधिकारियों के पास में जाता था तो योजना के बारे में बात करता था, तो ये योजना जिला स्तर पर लागू होगी, तो हमने बोला कि जब जिला स्तर पर लागू होगा हम नागरिक को जिला बनाएंगे। एक खंड एक अभियान में जुटे थे, 2008 से बात के लिए लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी बात होती, पहले देश के मुद्दे पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ते थे। आज़ादी के बाद आप लोग पता नहीं होगा,
आचार्य भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग विधायक यहाँ पर विधायक होता है बनते हैं प्रदेश कांग्रेस की सरकार रहती है पर वो विधायक भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग ही यहाँ पर रहता है चुनाव में आपको उनको आशीर्वाद देना उसके बाद से ही क्षेत्र की दिशा और दिशा दोनों बनती है। तो मेरा ये कहना है कि हम लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि हम आपका जिला में हमने विधानसभा में 3 बार विधानसभा आश्वासन दिया कि हम परीक्षण कराएंगे 2012 में परीक्षण आवश्यक निर्देश कर उसके बाद भी हम लग रहे मुख्यमंत्री जी आए थे शिवरात्रि के अलावा मतलब कागज को जिला बनाएंगे हमारे विधायक नहीं। अभी आपको डॉक्टर को पढ़ा हुआ है समाचार ताकि नाम बोल रहा हूँ वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे विधायक को तो जिला देते हैं भास्कर में पढ़ने के लिए छपा है भास्कर में के लिए छपा है कि हमारे विधायक को हम आपको जिला देंगे हमारे क्षेत्र की जनता ने उन पर विश्वास करके जिले सरकार को चुनाव जिता दिया। जब आपने घोषणा करी आपका विधायक था 5 साल जिले के संबंध में कोई काम नहीं हुई मतलब कांग्रेस के विधायकों के माध्यम से जिले की बात विधानसभा में लगातार उठाते हैं और 18 चुनाव हुए जिला जी फिर घोषणा करी जो अभी घोषणा करी है वो 23 में भी होना चाहिए जिस तारीख को वही घोषणा करी जिसकी इच्छा हो मिले जिसकी इच्छा हो मिले वो जब अभी कांग्रेस ने जो घोषणा करी तो नक्शा लेकर गए थे यहाँ पर 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे इसमें एक आवाज कंप्लीट है एक आवाज कंप्लीट होंगे और यहाँ पर तो वोटे जिसकी उनकी इच्छा भारतीय जनता की इच्छा नहीं थी कि यहाँ पर जिला बने वो तब मुद्दा जनता का था और आप कांता बंद कराया तो भारतीय शेखावत ने लोगों को व्यापारी को फोन करके बोला लाखा जिले के लिए बनने रहेगा व्यापारी को दादा धमकाया और वो खोलने की बहुत प्रेशर करे जो व्यापारी ने उसको पता कर दिया था आज का आप जो बंद करा के बंद कर देंगे और जो लाखा के हित का पूछा खोलेंगे तो उनका एक प्रयास विभाग उसने रात भर बंद करके उनको मुँह और जवाब दिया है। तो जिले की घोषणा हो गई कहा कि जो इसकी इच्छा हो करे हमने 3-4 विधायक अपने उनका जाके लेटर भरवा दिया जो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी कि आपके चुनाव चलेंगे तो जिला में करना पड़ेगा हमारी बात जनता में ले जाएगी वो 56 कोई कांग्रेस को छोड़ देंगे कांग्रेस विधायक आपस में लड़ने इसलिए विधायक जिला नहीं कर पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा गेम करा उनके जो झारखंड में देखो तो बीजेपी के नेता लोग विरोध कर रहे आलोड़ में देखो तो बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हाल में देखो बीजेपी के सब नेता लोग विरोध कर रहे बंद कराने हाल बंद करा दिया आलोड़ बंद करा दिया दावा बंद करा दिया ये सब पूरे षड्यंत्र ऊपर से चल रहा है कि जिला नहीं बन पाए तो हम भी बात करने लगे कि जब 18 मार्च 2020 को हमारे प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव पास करा तो नरेंद्र मोदी पिछले कार्यक्रम में जिला सबका 3 साल पहले बन जाता